हेलो दोस्तों, नॉलेज ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 8th का मैथ लेकर आया हूं। मैथ का यह पहला चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास होगा, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, स्किप ना करें। हमारे इस टॉपिक को यदि आप समझ लेते हो तो आगे के क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप ध्यान देकर हमारे इस बात को सुने। प्रमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में होती है उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर भूमिका के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, भूमिका में क्या बता रहा है? गणित में हमें प्रायः साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। गणित में साधारण समीकरण दिखाई देते हैं, जैसे x+2 = 13। ठीक है, 13 उदाहरण समीकरण यहाँ दे रखा है, x+2 = 13। तो हमें 13 का वैल्यू पुट करना है, तो इसको हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे कि इसको x = 11 के लिए हल किया जाता है, क्योंकि x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है ना। अगर हम यहाँ पर 2 को अगर इधर भेजेंगे तो माइनस करके 11 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर x की जगह पर अगर हम 11 रख देते हैं तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, तो फिर भी संतुष्ट करेगा। तो कहता है हल 11 एक प्राकृत संख्या है। दूसरी तरफ समीकरण यहाँ दे रखा है x + 5 = 5, x + 5 = 5, ये समीकरण 2 मान लिया। अब कह रहा है कि x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो इसका हल शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर 5 दिया हुआ है। 5 को अगर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बहुत बच्चों को जो है समझाना पड़ता है। ठीक है, का हल शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या। यदि हम केवल प्राकृत संख्या तक सीमित रहे तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता। प्राकृत संख्या तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। जैसे समीकरणों को हल करने के लिए हमने प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया और इस नए समूह को पूर्ण संख्या का नाम दे दिया। जैसा कि हम बता दिए, अगर प्राकृत संख्या 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और जैसे ही उसमें 0 लगाए तो वो पूर्ण संख्या बन गई। अब x + 18 = 5 है। जैसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पर तो प्राकृत संख्या तो आ गया 11 और यहाँ पर 0 आया तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पर 18 जब इधर जाएगा और माइनस में होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 13 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो माइनस में बचेगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। -13 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अब वो क्या है, क्या आप जानते हैं क्यों? हमें संख्या कितना मिला? -13 आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें हमें पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। कहा ना कि -13 तो पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो है क्या? ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का यह क्या है? ऋणात्मक रूप है। कौन सा रूप है? ऋणात्मक रूप। और धनात्मक रूप प्लस वाला चला गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्या निम्नलिखित समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। अब 2x = 3 है ना, 2x + 3 है, तो हम पूर्णांक तक ही नहीं सीमित रहेंगे, अब इसके आगे भी बढ़ना है। अगर बाय द वे 2x = 3 दे दिया तो यहाँ पे x = 3/2 हो जाएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर 5x + 7 = 0 दे दिया तो यहाँ पर बदलते जाएंगे। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी जाँच कीजिए। अब जाँच करने के लिए कह दिया, अब इसकी भी जाँच करना है। समीकरण 4 को हल करने के लिए संख्या 3/2 होगा ना, x यहीं पर रहेगा, 2 नीचे चला आएगा ना। को हल करने के लिए -7/5 भी आवश्यकता है। इसमें हम परमेय संख्याओं के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। इधर होते हैं परमेय संख्या, 3/2 के रूप में आया तो ये तो हो गया परमेय संख्या। ये क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात है, हम पहले परमेय संख्या पर मूल प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है उसको हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। तो ये 3/2 जो है ना p/q के रूप में है, p = 3 और q = 2 है, और इसका -7/5 हो जाएगा। दोनों समीकरण का 4 और 5 का निकाल लिए। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकारों की संख्याएं पढ़ी है उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयास करते हैं। कुछ गुणधर्म इसमें और खोजते हैं। क्या इसमें गुणधर्म आएगा? तो देखिए, इसमें अब जो गणित शास्त्री लोग हैं वो कुछ नए नियम जो है ना देते गए। परमेय संख्याओं के गुणधर्म, परमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म भी है। वह गुणधर्म क्या है? तो समृद्ध है। क्या है? समृद्ध। क्या है? समृद्ध। ठीक है, अब समृद्ध की जब बात करें तो समृद्ध में फर्स्ट नंबर पूर्ण संख्याएं हैं। आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करें। क्या करें? समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करें। संक्रियाएं, योग संख्याएं अगर 0 + 5 हो ना, 0 + 5 मतलब पूर्ण संख्या है, 0 + 5 हो तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एक पूर्ण संख्या है, 5 क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या आ रहा है। अगर 0 पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 5 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो टिप्पणी यहाँ दिया जा सकता है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। मतलब ये बात मिल रहा है कि पूर्ण संख्या को अगर हम रख के जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या आ सकता है, तो समृद्ध है। 4 + 7 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 + 7 11 हो जाएगा। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? 11 पूर्ण संख्या है, तो हाँ पूर्ण संख्या है, तो ये भी समृद्ध है। व्यापक रूप से किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए पूर्ण संख्या है, ये समृद्ध है। ठीक है, मतलब 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आ सकता है। जोड़ेंगे तब, घटाएंगे तो पूर्ण संख्या आने का कोई ये नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं व्यवकलन। ठीक है, व्यवकलन 5 में से 7 अगर घटाएंगे तो -2 आएगा, जो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। मतलब व्यवकलन में ये क्या नहीं है? अंतर में
ये समृद्ध नहीं है। ठीक है, गुणन में देख लेते हैं 0 × 3, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब गुणन में यह समृद्ध है। ठीक है, 3 × 7 3 7 21, क्या यह पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, 21 पूर्ण संख्या है। व्यापक रूप से यदि a और b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उसका गुणनफल ab एक पूर्ण संख्या है, यह समृद्ध है। मतलब गुणा में है, योग में है समृद्ध, लेकिन व्यवकलन में नहीं है, समृद्ध नहीं है, मतलब मान नहीं बराबर हो रहा है, पूर्णांक संख्या आ जा रहा है। भाग में देख ले, 5 में अगर 8 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 5/8 आ रहा है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, 5/8 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये भाग में भी समृद्ध नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, योग में, गुणन में और भाग में पूर्ण संख्या का समृद्ध होगा, लेकिन घटाव में नहीं होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच करेंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या का भी जांच कर लेते, देख लेंगे कि प्राकृतिक संख्या में है कि नहीं है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आइए अब हम संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध है कि नहीं है। तो योग में देख लेते हैं, 6 पूर्णांक संख्या है और +5 भी जो है पूर्णांक संख्या है। दोनों को अगर मतलब जोड़ा जा रहा है, यानी यहाँ पर घटाया जाएगा तो -1 होगा जो पूर्णांक संख्या है, तो ये समृद्ध है, योग में समृद्ध है। अब आते हैं व्यवकलन में, देख लेते हैं व्यवकलन में समृद्ध है कि नहीं है। व्यवकलन में 7 - 5 2 आ रहा है, इसमें भी समृद्ध है। ठीक है, इतने उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी उदाहरण को आप देख लीजिए, समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है, गुणन में देख लीजिए, 5 × 8 है और यहाँ पर 40 है, 5 × 8 = 40, तो 40 क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, मतलब मान रहा है कि हाँ, हम जैसे आप हम में गुना करिएगा वैसे हम अपना रिजल्ट दे देंगे और हम अपने में ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, दूसरे प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या में नहीं रिजल्ट देंगे, अपने में रिजल्ट देंगे, तो समृद्ध गुणनफल के साथ भी है। भाग के साथ देख लेते हैं, भाग के साथ समृद्ध नहीं है, क्योंकि 5 में अगर 8 से भाग कर रहे हैं तो 5/8 हो रहा है ना, 5 भी पूर्णांक संख्या 8 भी पूर्णांक संख्या, भाग करेंगे तो 5/8 आ रहा है, एक पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पर भाग में समृद्ध नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या में भाग और सिर्फ भाग में जो है समृद्ध नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या अगर दो पूर्णांक संख्या लेते हैं तो भाग में समृद्ध नहीं है। आपने देखा कि पूर्ण संख्या योग और गुणनफल के अंतर्गत समृद्ध है, परंतु भाग और व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि पूर्णांक में योग, व्यवकलन और गुणनफल के अंतर्गत समृद्ध है, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब प्रमेय संख्या की भी जाँच कर लेते हैं। प्रमेय संख्या की जाँच करने में देखिए, प्रमेय संख्या, स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या प्रमेय संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हम आपको शुरू में ही बताए थे, p/q के रूप में जो लिखा जाएगा वो प्रमेय संख्या कहलाता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q ≠ 0 हो, q जो है ना 0 ना हो। उदाहरण 2/3 6/7 ना, -2/3 और 6/7 -9/5 प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0 -2 4 और p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए ये भी प्रमेय संख्या है। इसकी जाँच कीजिए, नीचे में 1 छिपा दीजिएगा तो आ जाएगा, ये ए है। आप जानते हैं कि प्रमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। आइए कुछ युग्मों का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर इस तरह से जोड़कर निकालेंगे, -19/56 आएगा। एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्याओं को जोड़े, प्रमेय संख्या है तो समृद्ध इसमें देखा जा रहा है। हम देखते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं का योग भी एक प्रमेय संख्या है। कुछ और प्रमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जाँच कीजिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात कि दो प्रमेय संख्याओं a और b के लिए a + b भी एक प्रमेय संख्या होगा ना। 100% ये बता दिया कि होगा। बी नंबर में क्या करा, क्या दो प्रमेय संख्याओं का अंतर भी एक प्रमेय संख्या होगा, तो यह भी चेक करके देखा गया, तो ये भी समृद्ध पाया गया। ठीक है, प्रमेय संख्याओं के युग्म जांच किए, इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि ये अंतर्गत समृद्ध है, मतलब घटाओं में भी समृद्ध है। भाग में देख लेते हैं समृद्ध है या नहीं है, तो भाग में कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं? समृद्ध है, भाग में भी समृद्ध है। ये भी जोड़ कर देख लिए तो 6/35 है, एक गुणनफल प्रमेय संख्या आ ही रहा है। तो हम अब देखिए, हम नोट करते हैं, इतना भाग कर रहे हैं, एक प्रमेय संख्या है, मतलब भाग में भी क्या आ रहा है? समृद्ध है, मतलब इसका चारों में जो है समृद्ध है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, आज बनाने की कोशिश करेंगे। 5वां नंबर पेज है, 5वां नंबर पेज में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रमेय संख्या योग में तो हाँ था, व्यवकलन में भी हाँ था, ठीक है, और गुणनफल में क्या था? गुणनफल में भी हाँ था। ठीक है, यहाँ पर भर दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद भाग में नहीं था। ठीक है, सही है। अब पूर्णांक में देख लेते हैं, पूर्णांक में भी हम लोग करके देखे हैं, पूर्णांक में भी इसमें हाँ था और इसमें तो हाँ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी गुणनफल में भी पूर्णांक संख्या क्या था? हाँ था, और इसमें तो नहीं दिया हुआ है। पूर्ण संख्या में यहाँ पर हाँ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण संख्या में व्यवकलन में नहीं था। ठीक है, व्यवकलन में नहीं था पूर्ण संख्या का। फिर यहाँ पर गुणनफल में था और भाग में नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पर भर के दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी अपने कॉपी में इसे बना लीजिएगा और बना के एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा ताकि ये सच में है या नहीं है, चेक हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या व्यवकलन में नहीं था, इसमें हाँ हो जाएगा, गुणन में था और इसमें नहीं था। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है ना क्रम विनिमयता नियम के बारे में सीखेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, क्रम विनिमयता नियम में पूर्ण संख्या निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमयता का स्मरण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्मरण करने की बात कर रहा है, मतलब याद करने की बात कर रहा है ना। यहाँ कह रहा है संक्रिया योग है ना, 0 + 7 7 ना, +0 7 हो रहा है, मतलब इसको उल्टा करके भी जोड़ रहे हैं तो 7 और सीधा करके भी जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। मतलब अगर 5 + 2 7 आएगा तो 2 + 5 भी 7 आएगा, मतलब इधर से इधर कर देंगे तो भी वही आ रहा है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में ये आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर व्यवकलन में क्या है? व्यवकलन मतलब घटाव में। ठीक है, व्यवकलन मतलब यहाँ पर दिखा रहा है, व्यवकलन मतलब घटाव। तो यहाँ पर जो है ना हम क्या कर रहे हैं, कुछ अंक ले रहे हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या जैसे -5 ले लिए और यहाँ पर
+2 ले लिए, ठीक है, दोनों पूर्ण संख्या है ले लिए। तो यहाँ पर घटाए तो कितना आएगा, -3 आएगा, -3 आ रहा है ना। अगर इसी को हम थोड़ा सा इधर करके घटा देते हैं, जैसे 2 को इधर ले लिए और 5 को इधर ले लिए, इसको घटाएं तो कितना आएगा, 2 प्लस में है, 5 यहाँ माइनस में है, तो इसका भी -3 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो फॉलो कर रहा है, लेकिन और सब में फॉलो नहीं करेगा। हम आपको दिखा देते हैं। इसीलिए ये कह रहा है व्यवकलन तो क्रम विनिमेयता नहीं है, ठीक है, व्यवकलन क्रम विनिमेयता नहीं है। यहाँ पर आप जोड़ रहे हो ना, यहाँ घटाने का कार्य करना है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे -5 जोड़ का था ना, इसलिए दोनों सेम आ गया, ऊपर वाला ही हम बना दिए। अब यहाँ पर अगर -5 में माइनस कर दो +3, ठीक है, कर रहे हैं, कितना आएगा। अब पहले तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर -5 प्लस माइनस तो 5 3 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे लेकिन यहाँ पर चिन्ह देंगे माइनस का, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसको इधर लेके आ गया, +3 को इधर लेके आ गए और यहाँ पर बीच में माइनस दे दिए और ये -5, ठीक है। अब इसको करके देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, तो -3 है और माइनस प्लस तो है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, ये प्लस में आ रहा है दोस्तों, ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, इसलिए ये क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। गुणनफल में देख लेते हैं क्रम विनिमेयता का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 गुणे 3 ले रहे हैं, 2 गुणे 3 तो 2 3 6 और 3 गुणे 2 लिए तो भी 6 आ रहा है, मतलब गुणा में ये काम कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का काम कर रहा है। जैसे ऊपर में समृद्ध देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्रम विनिमेयता नियम, मतलब एक सीधा ले लिए ऐसे और एक उल्टा ले लिए और दोनों से देख रहे हैं कि रिजल्ट एक जैसा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है एक जैसा तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमेयता का नियम का पालन कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कह देंगे क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। किसमें, तो व्यवकलन में, मतलब घटाने में। भाग में भी नहीं हो रहा है, जैसे 8 में भाग किए 2 से तो कितना आया, 4 आया। अब वही 2 में अगर 8 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 गुना 16, 8 पंचे 40, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग में भी अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसलिए कह रहा है नहीं है, भाग में इसका नियम फॉलो नहीं हो रहा है पूर्ण संख्या का। चलिए आगे जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या के लिए भी ये संक्रियाएं क्रम विनिमय है ना। प्राकृत संख्या पर जांच करना है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो 1 है, सबसे बड़ी पूछे तो इनफिनिटी, उसका कोई अंत ही नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या, निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और पूर्णांकों के लिए विभिन्न संक्रियाओं की क्रम विनिमयता जांचिए, ठीक है। अब यहाँ जांचने की बात कर रहा है इस पर, पूर्णांक संख्या पर। तो योग में जो है ना क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, योग में जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या, जैसे हम पूर्णांक संख्या 5 भी होता है और माइनस योग में देखिए -5 भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 प्लस -5 जीरो आ गया, ये पूर्णांक संख्या है। तो योग इसको उल्टा करके देख लीजिए, -5, ठीक है, प्लस और ये 5, अब 5 में से 5 गया, जीरो हो रहा है, दोनों का क्या आंसर आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। मतलब योग में जो है क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है पूर्णांक संख्याओं का। व्यवकलन में देख लीजिए उसमें नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए उल्टा करके जोड़ा, 5 -3 तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 -5 इस तरह से होगा और यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -8। इसी को अगर पलट देंगे इस तरह से कर देंगे तब कितना आ जाएगा, -3 को इधर भेज दिया, 5 को इधर कर दिए, ठीक है, -3 को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिए तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर 5 प्लस में है, 5 प्लस में है और ये माइनस। अब जैसे यहाँ पर हम ले लिए 5 -3 तो यहाँ पर 5 माइनस तो प्लस हो जाएगा और यह 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ को अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं, -3 और फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर +5 उल्टा करके जोड़ रहे हैं, जोड़िए तो कितना आ रहा है, -3 और प्लस -5 तो कितना आ रहा है, -8। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों एक जैसा है, कभी एक जैसा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। गुणनफल में भी क्रम विनिमय नियम है, पालन करेगा। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं गुणनफल में पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, जो माइनस में हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। और -3 ले लीजिए तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 और इसको इधर कर दीजिए या इसको इधर कर दीजिए, दोनों का देखिए फिर गुना करके 3 5 15 माइनस प्लस, ठीक है, दोनों प्लस में आ रहा है। तो क्रम विनिमयता नियम का पालन कर रहा है। लेकिन वही चीज़ भाग में जो है ना नहीं करेगा, भाग में नहीं करेगा। भाग में देख लीजिए कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिए, डैश मारे हुआ है तो 25 ले लिए और यहाँ पर 5 दे दिए, 5 से इसको भाग किए तो 5 आ गया। और वही अगर 5 ऊपर 25 नीचे कर देंगे तब बताइए भाग लगा पाएंगे, 0.25 0 का 0 0.25 दूना 50 आ गया ना। इसका 5 आया तो इसका 0.2 आया। तो यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं प्रमेय संख्या की तरफ। प्रमेय संख्या की तरफ बढ़े, देखते चल रहे हैं। योग में आप जानते हो कि 2 प्रमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए हम यहाँ कुछ युग्म को जोड़ते हैं, जोड़कर देख रहे हैं हम लोग इतना पाया गया, ठीक है। फिर उसी तरह से व्यवकलन में घटाओं में चेक कर लिए, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं कर रहा है। और ये वाला जो था ना, ये क्रम विनिमयता नियम का पालन क्या कर रहा है, जोड़ा जा सकता है। हम कहते हैं कि क्रम विनिमयता नियम का पालन यह कर रहा है, ठीक है। लिखा है और ये लिखा नहीं है, ठीक है। गुणनफल में भी देख लिए, गुणनफल में भी देख रहे हैं तो है ना, भाग में देख रहे हैं तो नहीं है। ये सही डीप करके लिखना चाहिए था इन सभी में भी, लेकिन किताब नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, आप इसको देख लीजिए। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस सवाल प्रयास कीजिए। प्रमेय संख्या का तो आप तो देख ही लिए हैं, प्रमेय संख्या का हाँ होगा। फिर यहाँ पर व्यवकलन में क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या का ना होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। व्यवकलन में सबका दिक्कत होता है, अपना चेक करके देख लेना होता है। फिर उसी तरह से
गुणनफल में हाँ होगा और फिर इसमें नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक में हाँ, एक में नहीं, हाँ और नहीं। प्रमेय संख्या का ये बात है क्रम विनिमयता नियम में। पूर्णांक संख्या में इसमें हाँ होगा, ठीक है, और इसमें नहीं ठीक दिया हुआ है, और फिर इसमें हाँ होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ नहीं होगा, ठीक है। फिर पूर्ण संख्या में देख लेते हैं। पूर्ण संख्या में हाँ होगा, पूर्ण संख्या में हाँ होगा, इसमें नहीं होगा, घटाव में नहीं होगा, और इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में भी जांच करके देखिएगा, उसमें इसमें योग वाले में हाँ होगा और इसमें नहीं होगा, और इसमें हाँ होगा। वैसे ही हाँ नहीं याद रखिएगा दोस्तों, भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।